हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे आप लोग और अपने स्टडी में लगे होंगे आप लोग, है ना। तो अगला टॉपिक हम लेके आए हैं आपके लिए, जीव जंतु, है ना। तो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ओके। और आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, ओके। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विथ डियर खान सर यूट्यूब चैनल पर, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जीव जंतु, यानी कि आज हमारा जो टॉपिक है वो जंतुओं के बारे में है। किसके बारे में? जंतुओं के बारे में। तो जनरली हम सब जानते हैं कि जो जंतु होते हैं, जीव जंतु, ये इस पृथ्वी पर इनका एक विशाल मात्रा में ये पाए जाते हैं। हमारे आसपास देखेंगे आप लोग तो कई प्रकार के जीव जंतु हमें देखने को मिल जाएंगे आपको, है ना। और पादपों में भी कई अलग अलग प्रकार के पादप जो हैं आसपास वातावरण में देखने को मिल ही जाते हैं। अब इन जंतुओं की एक बड़ी विशेषता ये होती है कि तमाम तरह के जीव जंतु जितने भी हैं, उन जीव जंतुओं में कई प्रकार की भिन्नताएँ पाई जाती है। कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। जैसे हम बात करें, रूप के आधार पर हो सकती है वो भिन्नता, आकार के आधार पर हो सकती है, कुछ छोटे हो सकते हैं, कुछ बड़े हो सकते हैं, है ना। तो रंग के आधार पर हो सकती है ना। कुछ अलग अलग रंगों में हम कह सकते हैं, कोई काले, गोरे, सफ़ेद, अलग अलग रंगों में, कई अलग अलग रंगों में जीव पाए जाते हैं, ओके। उसके बाद कुछ व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी भिन्नता पाई जाती है। व्यवहार किसी का कुछ और होता है, किसी का कुछ और होता है। इस तरह से जंतुओं में कई प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। अच्छा, जो हमारे बालक होते हैं, बालक अगर इन जंतुओं के पास में रहकर कुछ सीखना चाहे तो काफ़ी कुछ सीख सकता है। जैसे कि अगर वो लगातार इनके संपर्क में रहे कोई बालक, तो वो ये पाएगा कि इन जंतुओं को भी वास्तव में प्रेम की आवश्यकता होती है, इन्हें भी स्नेह की आवश्यकता होती है, इन्हें भी विभिन्न प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है, इन्हें भी भोजन की आवश्यकता होती है, इन्हें भी जल की आवश्यकता होती है और इन्हें भी निवास की आवश्यकता होती है ना। तो जिस प्रकार से एक मानव को विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकताएं पड़ती है ना। उसके बाद निवास के लिए घर की आवश्यकता पड़ती है ना। पीने के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से अलग अलग जीव जंतुओं को भी इन तमाम खाद्य पदार्थों की आवश्यकता और पेय पदार्थों की आवश्यकता महसूस होती है और उनका इस्तेमाल वो लोग करते हैं, ओके। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पशुओं के या जंतुओं के अंदर भी एक प्रेम की भावना होती है, एक संघर्ष की भावना होती है ना। और साथ ही साथ उन्हें भी स्नेह की आवश्यकता होती है ना। उनके जीवन में भी संघर्ष पाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग कई सारे जीवों को देखते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कई सारे जीवों की जो त्वचा होती है, उन त्वचा के ऊपर कुछ पट्टियाँ पाई जाती है ना। मतलब विभिन्न अलग अलग प्रकार की पट्टियाँ अलग अलग जीवों में हमें देखने को मिल जाती है ना। यानी कि तरह की डिज़ाइन होती है उनके ऊपर, ओके। अब ये जो डिज़ाइन होती है, ये डिज़ाइन वास्तव में उनके आसपास का जो वातावरण होता है, उस वातावरण का प्रभाव के कारण ऐसे अलग अलग प्रकार की डिज़ाइंस इनकी बॉडीज़ के ऊपर पाई जाती है, इनकी त्वचा के ऊपर पाई जाती है, ठीक है ना। आप लोग पक्षियों का जब अवलोकन करेंगे, अच्छे बारीकी से कभी देखेंगे, है ना, तो आप पाएंगे कि अधिकांश पक्षी जो होते हैं अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, अपनी गर्दन को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, ऐसे 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 करते ही रहते हैं। इसका एक प्रमुख कारण है, इसका एक प्रमुख कारण ये है कि अधिकांश पक्षियों की जो आँखें होती है वो कैसी होती है, वो स्थिर होती है, इसलिए वो ऐसे 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 घूम नहीं सकती है, ठीक है ना। अधिकांश पक्षियों में ये विशेषता पाई जाती है, इसलिए वो पूरी गर्दन हिलाकर ऐसे देखते हैं। तो उनकी आंखें क्या नहीं होती है, स्थिर नहीं होती है, इसलिए उन्हें पूरी गर्दन ही हिलानी पड़ती है, ओके। तो ये अलग अलग पक्षियों की, अलग अलग जीवों की कुछ अलग अलग विशेषताएँ होती है। जैसे पक्षियों की एक अच्छी बड़ी विशेषता ये भी है कि उनमें मूत्रांग नहीं पाया जाता है। यदि आप पक्षियों के बारे में जानते हैं तो आप ये जानते होंगे कि उनमें मूत्रांग अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रकृति के जो जीव होते हैं उनकी कई सारी अलग अलग विशेषताएं होती है, ओके। और इन्हीं विशेषताओं के कारण, इन्हीं भिन्नताओं के कारण हमने इन्हें अच्छे से समझने के लिए अलग अलग कैटेगराइज किया है, अलग अलग भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इन जंतुओं के विभाजन की। तो सबसे पहले बात करते हैं निवास के आधार पर
जंतुओं का विभाजन किसके आधार पर? निवास के आधार पर। तो स्टूडेंट्स, निवास के आधार पर हमारे जो जंतु होते हैं ये 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 अलग अलग प्रकार के। तो देखिए कौन कौन से होते हैं। तो क्या किस आधार पर हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं निवास के आधार पर। किसके आधार पर? निवास के आधार पर। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो होता है स्थल, है ना। स्थलीय प्राणी होते हैं, स्थलीय जंतु होते हैं, या इसको स्थलचर कह सकते हैं अपन, स्थलचर। दूसरे जो प्रकार के होते हैं वो होते हैं जलचर, जलचर। तीसरे जो होते हैं वो होते हैं नभचर, नभचर। और चौथा जो प्रकार है इनका वो है उभयचर। निवास के आधार पर प्राणियों को या जंतुओं को 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ओके, स्थलचर, जलचर, नभचर और उभयचर। तो बिल्कुल सिंपल है भाई। स्थल पर रहने वाले जो जितने भी जंतु हैं, जितने भी जीव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम स्थलचर कहते हैं। स्थल पर विचरित करने वाले या विचरण करने वाले जीवों को स्थलचर कहा जाता है। जैसे कि आप, जैसे कि हम। अरे भाई, हम जंतु जगत के तो प्राणी हैं, ठीक है। तो मनुष्य आएगा इसके अंदर, ठीक है, स्थलचर में। मेंढक आ जाएगा, उभयचर में लेंगे मेंढक को विशेषकर। गाय को ले लीजिए आप लोग, सॉरी, गाय, भैंस, बकरी, ओके, भेड़, ठीक है ना। ये सब क्या है? ये स्थल पर पाए जाने वाले प्राणी है ना। जितने भी स्थल पर रहने वाले सब क्या कहलाएंगे? स्थलचर कहलाएंगे। ओके, स्थल पर निवास स्थान है इनका मूल रूप से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जलचर, जल में निवास करने वाले प्राणी क्या कहलाएंगे? या जल में निवास करने वाले जंतु जलचर कहलाएंगे। ओके, तो जल में रहने वाले के लिए क्या उदाहरण हो जाएगा हमारे पास में? भाई, विभिन्न प्रकार की जो मत्स्य होती है, मछलियाँ होती है, वो केकड़ा हो गया आपका, है ना। ये क्या है? ये जल में रहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हो उदाहरण में आप लोग, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ, विभिन्न प्रकार की मछलियाँ या मत्स्य मछलियाँ। और दूसरा केकड़ा, है ना। ऐसे जीव जो जल में निवास करते हैं, है ना। अच्छा, एक विशेष प्रकार की फिश आती है, डॉग फिश या कुत्ता मछली। कौन सी मछली? कुत्ता मछली। तो ये कुत्ता मछली के बारे में पूछा जाता है कहाँ निवास है इसका? तो इसका निवास है समुद्र में। कहाँ पे? कुत्ता मछली या डॉग फिश कहाँ पाई जाती है? समुद्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? समुद्र में, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कौन से? जलचर। ओके, अगला देखते हैं नभचर। नभ, आकाश, यानी कि आकाश में या नभ में विचरण करने वाले प्राणियों को क्या कहेंगे हम लोग? नभचर कहेंगे सर, नभचर। ओके, तो नभ में विचरित करने वाले नभचर, जैसे कि चातक पक्षी हो गया आपका, है ना। बाज हो जाएगा आपका, चील जो होता है वो, ऐसे पक्षी जो होते हैं ना, ये विभिन्न प्रकार के जो पक्षी है, पक्षी वर्ग किस में रखे गए हैं? अरे सर, ये तो नभचर में रखे गए हैं। कहाँ रखे गए हैं? नभचर में रखे गए हैं। ओके, तो नभचर हो गया। फिर उसके बाद उभयचर। ओके, उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब क्या? उभयनिष्ठ का मतलब दोनों, दोनों जगह चरने वाले या विचरण करने वाले जीव। दोनों कौन सी जगह? जल और थल, दोनों जगहों पे, ठीक है ना। तो जल में भी रह सकते हैं और थल में भी रह सकते हैं, दोनों जगह विचरण कर सकते हैं। तो ये जीव क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे उभयचर, दोनों जगह, जल और थल दोनों जगह, है ना, जल एंड थल, ठीक है। जैसे कि आपका मेंढक, जैसे कि आपका कछुआ या कच्छप जिसको कहते हैं, समुद्री कच्छप या कच्छप, है ना भाई। ये कहाँ रह सकते हैं? इनका नाम ही एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है ना। किस जगत में रहते हैं ये? एम्फीबिया या उभयचर के प्राणी है ये। ओके, तो जल में भी रह सकते हैं, थल में भी, मेंढक और कच्छप। अब ध्यान दीजिए, जो मेंढक होता है यहाँ से भी प्रश्न बनता है, टेडपोल से प्रश्न बनता है इसका कि भाई टेडपोल के बारे में बताइए। तो आप बता दीजिएगा कि सर टेडपोल जो होता है ये मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है। मेंढक के जीवन की प्रारंभिक अवस्था होती है, अर्थात जो मेंढक का बच्चा होता है, शिशु जो होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? टेडपोल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेडपोल कहते हैं। ओके, अच्छा, दूसरा कच्छप, समुद्री कच्छप के बारे में क्या पूछा जाएगा आपसे जनरली तौर पे? एक तो इंपॉर्टेंट प्रश्न ये होता है कि इन्हें जीवित जीवाश्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवित जीवाश्म या जीवंत जीवाश्म की संज्ञा दी गई है समुद्री कच्छपों को, है ना। कारण
क्योंकि हमारी पृथ्वी पर लगभग 150 मिलियन वर्ष से भी पहले से ये समुद्री कच्छप विद्यमान है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, 150 मिलियन वर्ष से भी पहले से विद्यमान है ये लोग समुद्री कच्छप जो है वो, ठीक है ना। इसलिए इन्हें जीवंत जीवाश्म की संज्ञा दी गई है, किन्हें, समुद्री कच्छपों को। और भारतीय उपमहाद्वीप जो है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में जो लगभग 5 प्रकार की समुद्री कच्छपों की जातियाँ पाई जाती है, ओके। और उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रकार की जाति है इनकी, वो ओलिवर रिडले की है। कौन से प्रकार की कच्छप की, समुद्री कच्छपों में सर्वाधिक पाया जाने वाला है भारतीय उपमहाद्वीप में ओलिवर रिडले। कौन सा, ओलिवर रिडले, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, तो क्लियर हो गया आपको ये। तो ये 4 थे निवास के आधार पर। अब दूसरा हम बात करेंगे प्राकृतिक असमानता के आधार पर जंतुओं का विभाजन, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप फटाफट। प्राकृतिक असमानता के आधार पर, असमानता के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। तो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एनाइमा और दूसरे होते हैं एनाइमा, ओके। देखो भाई, एक तो होता है एनाइमा, एनाइमा, और दूसरा कौन सा होता है, इनेइमा, इनेइमा, एनाइमा, ओके। तो देखिए एनाइमा क्या होता है, अरे भैया जिनमें आरबीसी नहीं पाई जाती है, क्या कहलाते हैं, एनाइमा कहलाते हैं। जिनमें ऐसे प्रकृति के ऐसे जंतु जिनमें आरबीसी अनुपस्थित होती है, अर्थात लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पल्स या फिर रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो आरबीसी अनुपस्थित रहती है। क्या अनुपस्थित रहती है भाई, आरबीसी अनुपस्थित रहती है, उन्हें क्या कहते हैं, एनाइमा कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपका जो उदाहरण आर्थ्रोपोडा संघ आर्थ्रोपोडा और स्पंज एंड मोलस्का, इनमें आरबीसी क्या होती है, अनुपस्थित होती है सर, आरबीसी अनुपस्थित होती है, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा क्या है, इनेइमा, जिनमें आरबीसी उपस्थित होती है, जिनमें आरबीसी उपस्थित होती है, क्या कहलाते हैं, इनेइमा कहलाते हैं, इनेइमा। तो यहाँ पे क्या पाई जाएगी भैया, आरबीसी पाई जाएगी, जैसे आप, जैसे हम, जैसे मेंढक, जैसे मछली, है ना, जैसे गाय, जैसे भैंस, इन सब में आरबीसी पाई जाती है, इसलिए क्या कहलाते हैं ये इनेइमा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, इनेइमा। तो लिख लीजिए उदाहरण के तौर पे आप लोग, क्या, मनुष्य, ठीक है, मेंढक, मछली, गाय, भैंस, भेड़, ठीक है ना, गाय, भैंस, है ना, ये सब में आरबीसी पाई जाती है इनके अंदर, ओके स्टूडेंट्स। तो ये कौन सा प्रकार हो गया हमारा भाई, अरे सर ये प्रकार हो गया प्राकृतिक असमानता के आधार पर, यानी कि प्रकृति ने इनको आरबीसी नहीं दी और किसको आरबीसी दे दी, ओके। इसलिए इनको अलग अलग नाम दे दिया, इनेइमा और एनाइमा, या एनाइमा या इनेइमा, ओके। अब हम बात करेंगे जलवायु के असमानता के आधार पर बात करेंगे कि गर्म जलवायु में कौन से प्राणी रह सकते हैं और ठंडी या शरद जलवायु जो रहती है या मौसम जो रहता है उसमें कौन से प्राणी रह सकते हैं, उस आधार पे, है ना। तो जलवायु के आधार पर, ठीक है ना, इतना क्लियर हो गया। तो देखते हैं आगे, अपन यहीं पे बता देता हूँ। जलवायु या वातावरण के आधार पे कह सकते हैं आप लोग, जलवायु के आधार पर गर्म जलवायु में रहने वाले जंतु, गर्म जलवायु में रहने वाले, ठीक है ना, और शरद या ठंडी जलवायु में, शरद जलवायु में रहने वाले जंतु, 2 अलग अलग भागों में बांटा गया। अब भैया गर्म जलवायु में रहने वाले जंतु क्या कहलाएंगे, जहाँ का वातावरण कैसा रहे, जहाँ का वातावरण गर्म रहे, जहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा तप्त होती हो, है ना, वहाँ पे। तो आप अगर जाएंगे तो यहाँ पे हम ऊँट ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर, उदाहरण ऊँट का, है ना। उसके बाद भेड़ गर्म जलवायु में, गोडावण या गोडावन, ठीक है, ये हो गया।
ऊंट, भेड़, गोडाउन, चिंकारा ले सकते हैं आप लोग, चिंकारा। ठीक है भाई, ये गर्म जलवायु वाले प्राणी हैं आपके, गर्म जलवायु वाले प्राणी। गोडाउन को आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, राजस्थान का पक्षी है, राजकीय पक्षी भी है ये। ओके, और देखने में अगर देखेंगे आप लोग तो ये आपका शुतुरमुर्ग जैसा प्राणी दिखता है। ठीक है, और लगभग अभी वर्तमान में उड़ने की बात करूँ तो उड़ने वाले पक्षियों में लगभग सबसे ज़्यादा भारी प्राणी माना जाता है, और वर्तमान में विलुप्त की कगार पे ये है ना, इसलिए इसका संरक्षण किया जा रहा है। ये वही है सोन चिड़िया, गोडाउन या सोन चिड़िया। ठीक है, ओके। शरद जलवायु, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतु है ना। तो ठंडे प्रदेशों में जो रहते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि ध्रुवीय भालू, याक, ये उदाहरण है आपके लिए यहाँ पे, है ना। ध्रुवीय भालू एंड याक। ओके, तो ध्रुवीय भालू और याक ये उदाहरण है शरद जलवायु में रहने वाले। तो क्लियर हो गया आपको, निवास के आधार पर क्लियर हो चुका है। ओके, उसके बाद में हमने देखा प्राकृतिक असमानता के आधार पर और जलवायु के आधार पर, ठंडी और गर्म जलवायु के आधार पर जंतुओं का विभाजन। ओके, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के जंतु और कौन से कशेरुकी प्राणी है, कौन से अकशेरुकी है, कशेरुकी क्या होते हैं और अकशेरुकी क्या होते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, जंतु दो तरह के होते हैं वास्तव में, एक कशेरुकी प्रकार के होते हैं और एक अकशेरुकी प्रकार के होते हैं, है ना। यानी कि एक वर्टिब्रेट्स होते हैं, एक नॉन वर्टिब्रेट्स होते हैं। ठीक है ना। कशेरुकी क्या होते हैं और अकशेरुकी क्या होते हैं, तो ऐसे जंतु या ऐसे जीव जिनमें कशेरुकी दंड पाया जाता है, कशेरुकी दंड पाया जाता है, या कह सकते हैं आप कि जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ओके, कशेरुकी दंड का मतलब क्या, रीढ़ की हड्डी। ओके, तो ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित रहती है उन्हें क्या कहते हैं, कशेरुकी कहते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं कशेरुकी प्राणी, तो इनका विभाजन है, देखिए मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। ओके, अब मत्स्य में सभी प्रकार की जो मछलियाँ होंगी हमारी वो सब आ जाएगी इसमें, मछली, है ना। उभयचर में आपका मेंढक, है ना, कच्छप लिख सकते हैं आप, मेंढक कच्छप। सरीसृप में आप लोग लिख सकते हैं सांप। ओके, छिपकली लिख सकते हैं आप लोग सरीसृप में। ओके, पक्षी में विभिन्न प्रकार के पक्षी आपके। स्तनधारी में आप लिख सकते हैं मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली, ऐसे जितने भी स्तनधारी प्राणी हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, स्तन को धारण करने वाले स्तनधारी। ओके, ममेलिया वर्ग हमारा। ठीक है, अब बात करते हैं अकशेरुकी की, जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होती है उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, अकशेरुकी कहते हैं, या जिनमें कशेरुकी दंड नहीं पाया जाता है। तो इनके भी अलग अलग भाग हैं, देखिए जैसे कि छोटे छोटे जीव जो होते हैं, कृमि, रिंग्स वगैरह। ओके, तितलियाँ, इनमें कोई कशेरुकी दंड नहीं होता है तितलियों में। ठीक है ना, रीढ़ की हड्डी नहीं होती है इनमें। प्रवाल जीव, वही मूंगे वाले जीव, है ना, जिसकी दुनिया की सबसे बड़ी रीफ कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ओके, ऑस्ट्रेलिया में जो प्रशांत महासागर है हमारा, खासकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, तो वहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति पाई जाती है ना। ओके, तो प्रवाल जीव भी किसमें शामिल किए गए, अकशेरुकी में। ठीक है, उसके बाद में आपके केकड़े, ठीक है, केकड़े भी किसमें शामिल है, अकशेरुकी में। और विभिन्न प्रकार के जो स्पंज होते हैं, है ना, वो भी किसमें शामिल किए गए हैं, वो भी अकशेरुकी में शामिल किए गए हैं। ओके, तो चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब देखेंगे हम लोग कार्डेटा और नॉन कार्डेटा क्या होते हैं। जंतुओं में कार्डेटा कौन होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती है, और नॉन कार्डेटा अर्थात अरज्जुकी कौन होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कार्डेटा शब्द बना किससे है। ओके, तो कार्डेटा शब्द आप देखेंगे तो कार्ड प्लस आटा से बना है।
ठीक है। कार्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग। ओके, स्ट्रिंग अर्थात तार या रज्जू। क्या मतलब इसका? तार या रज्जू। कार्ड का मतलब स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का अर्थात तार या रज्जू, यानी कि जो रज्जू को या तार को धारण करते हो, है ना। और आटा का मतलब बियरिंग, और इसका मतलब धारक। धारक मतलब धारण करने वाले, यानी कि ऐसे जंतु या ऐसे जीव जो एक रज्जू को धारण करते हैं। रज्जू मतलब समझते हैं? वास्तव में जो पृष्ठवंशी जंतु होते हैं, पृष्ठवंशी जो जंतु होते हैं, उनके पृष्ठभाग पर एक लंबी लचीली तार के समान संरचना पाई जाती है। लंबी लचीली छड़नुमा, छड़ के आकार की, है ना, छड़नुमा एक संरचना पाई जाती है इस प्रकार की, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रज्जू कहते हैं। क्या कहते हैं? रज्जू कहते हैं। ओके, तो ये हो गया कार्डेटा का नामकरण। अब बात करते हैं कार्डेटा की विशेषताओं के बारे में कि कार्डेटा की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो कार्डेटा को क्या बोलते हैं हम लोग? रज्जू की कहते हैं। रज्जू की, रज्जू की क्या है, समझ में आ गया? ओके, देखिए इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? द्विपार्श्व सममिति। सममिति का मतलब होता है समानता। क्या होता है? समानता, है ना। तो द्विपार्श्व का मतलब क्या? ये वास्तव में ऐसे जीव होते हैं जो अधर तल और पृष्ठ तल इनके दोनों समान होते हैं। अधर मतलब आधार वाला जो तल होता है, नीचे वाला तल शरीर का, और ऊपर वाला तल पृष्ठ वाला भाग, कमर वाला भाग ऊपर का, यानी कि उधर से, ये दोनों कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ये इनकी विशेषता होती है। यानी कि ऐसे मान लो तो ये जीव है, तो इसका जो अधर तल है, ये निचला वाला भाग होता है, ये भी समान, और ऊपर वाला जो होता है ये वाला, ये भी कैसा होगा? ये भी समान होगा। ठीक है, तो अधर तल और पृष्ठ तल समान होता है इनमें। किनमें? कार्डेटा में। अधर मतलब आधार वाला तल, नीचे वाला, और ऊपर वाला पृष्ठ तल, दोनों समान पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये सिलोमेट्स जंतु होते हैं। कैसे होते हैं? सिलोमेट्स होते हैं, अर्थात इनमें, सिलोमेट्स का मतलब होता है देह गुहा वाले। शरीर की जो गुफा होती है, गुहा, कैविटी जो होती है वास्तव में, तो इनमें देह गुहा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? देह गुहा पाई। सिलोमेट्स का मतलब देह गुहा जिनमें होती है, ठीक है ना। तो इनमें देह में क्या पाई जाती है? इनके शरीर में गुहा पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर में है क्या नहीं, गुहा, ये वक्ष गुहा है, ये उदर गुहा है ना, ऐसे गुहाएं पाई जाती हैं। तो यह सिलोमेट्स इसलिए कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जंतु सिलोमेट्स कहलाते हैं। ओके, देह गुहा के कारण। इनमें अंग तंत्र स्तर पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर पाया जाता है, अर्थात जैसे हमारे शरीर में क्या है, अलग अलग प्रकार का अंग है क्या नहीं, और सब अंग मिलकर एक तंत्र, एक सिस्टम बनाते हैं। ओके, तो इनमें भी क्या पाया जाता है? कार्डेटा में भी इनमें अंग तंत्र सिस्टम पाया जाता है। ओके, यानी कि जैसे यकृत हमारे पास में है, स्टमक हमारे पास में है, ठीक है ना, किडनी हमारे पास में, इस तरह से एक विभिन्न प्रकार के अंग मिलकर क्या बनाते हैं? एक तंत्र बनाते हैं। तो इन जीवों में कशेरुकी, जो कार्डेटा होता है, एक तरह से कशेरुकी कह सकते हैं, है ना। तो कार्डेटा में क्या पाया जाता है? अंग तंत्र स्तर पाया जाता है। ओके, ये सदैव त्रिस्तरीय होते हैं। कैसे होते हैं भाई? सदैव त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि इनका शरीर 3 भागों में बटा होता है। शरीर, सिर का अलग भाग होता है, उसके बाद वक्ष का भाग, छाती वाला भाग जो होता है ये अलग होता है, और पाद जो होते हैं वो अलग होते हैं। आपका भी यही कंडीशन है, सिर अलग है, वक्ष वाला भाग खंडों में बटा है कि नहीं? बटा है, और पाद अलग है। तो इस तरह से इनका ये सदैव कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं। ओके, फिर इनमें वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है। वास्तविक खंडीभवन का मतलब आप तो सीधे से मानव को ले लीजिए, मानव की जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो वास्तव में हम भी क्या है? हम भी तो कार्डेटा ही एक तरह के हैं। क्यों? क्योंकि भाई वास्तव में हम स्तनधारी है, और स्तनधारी कार्डेटा ही संघ के प्राणी है, ठीक है। तो आप लोगों की जो गुणवत्ताएं लगभग सारी की सारी से मिलेगी। हमारा शरीर भी देखो, सिर अलग है, वक्ष वाला भाग, छाती वाला भाग, पेट वाला भाग, ये अलग एक पूरा पार्ट है, इतना इतना, और पाद अलग है। तो बाहर से भी खंडित है, हम अलग अलग खंडों में बटा हुआ है शरीर, और अंदर से भी सारे ऑर्गन्स अलग अलग है। हालांकि ऑर्गन्स के अंदर जो अंग है, जैसे यकृत है, किडनी है ना, और आपका जो हार्ट है, ये सब अलग अलग अंग है हमारे पास, है ना, और अंदर से भी अलग अलग है, ठीक है। लेकिन इनके बीच में क्या पाया जाता है? समन्वय पाया जाता है, ठीक है ना। आपसी एडजस्टमेंट कर लेते हैं लोग, ठीक है। तो ये स्थिति है, मतलब इसका समझ में आ गया आप लोगों को। वास्तविक खंडीभवन मतलब शरीर खंडों में बटा होता है, और वास्तविक का मतलब यह है
कि ऊपर से भी खंडों में दिखता है और अंदर से भी खंडों में, मतलब हमारे जो अंग है वो खंड अलग अलग खंडों में है ना, अलग अलग भाग है उनके, तो ऊपर और अंदर यानी कि दोनों स्तर से कैसे हो, अलग अलग हो, तो वो कहलाता है वास्तविक खंडी भवन। ठीक है ना। नोटोकार्ड जीवन की किसी न किसी स्थिति में पाई जाती है। नोटोकार्ड मतलब वही पृष्ठ रज्जु, कौन सी, पीठ पर रज्जु, वही एक लंबा तारनुमा संरचना। ठीक है ना। और जो वर्टिब्रेट्स जंतु होते हैं, जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, उनमें ये रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो जाती है। देखो लिखा हुआ है वर्टिब्रेट्स में या कशेरुक दंड में रूपांतरित हो जाती है। कशेरुक दंड मतलब रीढ़ की हड्डी, तो वर्टिब्रेट्स का मतलब भी क्या, कशेरुकी प्राणी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, तो उनमें ये कशेरुक दंड में ही कन्वर्ट हो जाती है। कौन, ये पृष्ठ रज्जु जो होती है हमारे पास, एक ही नहीं पीठ पे पृष्ठ रज्जु, वो का वही है पूरा, है ना। अगला देखिए, ग्रसनी गिल दरारें जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है। यानी कि सांस लेने के लिए क्या पाया जाता है इनमें, गिल में गिल्स पाए जाते हैं, गिल दरारें पाई जाती है। ग्रसनी गिल दरारें जीवन काल की किसी न किसी अवस्था में पाई जाती है। पूरे जीवन काल में कोई ना कोई ऐसी अवस्था जरूर आती है जिसमें ग्रसनी गिल दरारें उपस्थित इनमें हो जाए। गुदा अंतिम खंड में खंड से पूर्व पाया जाता है। गुदा मतलब क्या, अरे भाई हमारा जो आहार नाल होता है ना, वो मुख से लेकर कहाँ तक फैला होता है, गुदा तक। तो इसी प्रकार से गुदा कौन सा भाग हो गया, एनस मतलब वह भाग या गुदा वह भाग होता है जिससे अंतिम दौर में मल का परित्याग किया जाता है। मल उत्सर्जन जो होता है वो गुदा के द्वारा ही होता है अंतिम रूप से। ठीक है ना। तो गुदा पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, शरीर के अंतिम भाग में। गुदा अंतिम खंड से पूर्व पाया जाता है। अंतिम खंड क्या है हमारा, अंतिम खंड तो पाँव में, इससे पहले ही गुदा है क्या, नहीं है, जहाँ से आप मल परित्याग करते हैं वो वाला भाग। ठीक है। तो गुदा अंतिम खंड से पूर्व पाया जाता है। ओके। आहार नाल तंत्रिका रज्जु के अधर में स्थित होता है। आहार नाल मतलब देखिए हमारा ये आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल जो है, जिससे भोजन आप मुंह से, देखो आहार नाल कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपके मुंह से लेकर तो गुदा द्वार तक फैला होता है आपका आहार नाल। ठीक है ना। तो इसी आहार नाल की बात की जा रही है कि आहार नाल जो है तंत्रिका रज्जु के अधर में स्थित होता है। तंत्रिका रज्जु क्या भैया, जो नर्व होती है ना हमारी न्यूरॉन सेल्स, उससे मिलकर बनी हुई रज्जु, उससे मिलकर बने हुए तार, छोटे छोटे सूक्ष्म तार, है ना, तो वो होते हैं तंत्रिका रज्जु। ठीक है ना। तो आहार नाल जो होती है वो तंत्रिका रज्जु के अधर का मतलब क्या, बीच में। अब देखो हमारे पास में भी क्या है, आहार नाल यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, बीचों बीच है कि नहीं है, ये आहार नाल बीचों बीच है। तो यही बोला गया है कि आहार नाल तंत्रिका रज्जु के अधर में स्थित होती है। आरबीसी उपस्थित होती है, वह हीमोग्लोबिन आरबीसी में ही पाया जाता है। ठीक है ना। आपकी बॉडी में क्या नहीं भाई, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है कि नहीं, लाल रक्त कणिकाएं, बिल्कुल है। तो कार्डेटा में भी होगी, सीधी सी बात है। और उसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन, जिसके कारण आपका रक्त लाल होता है। ओके। चलिए अगला, अच्छा ये तो बात हो गई कार्डेटा की। अभी कार्डेटा में और भी देखना है। ठीक है ना। अभी इसी से मिलता जुलता जो असमानता है वो देखते हैं। नॉन कार्डेटा यानी कि आरज्जु की, जिसमें पृष्ठ रज्जु नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। देखिए पहला गुण है, इसमें अरीय, द्विपार्श्वीय और द्विअरीय सम्मिति पाई जाती है, अथवा ये असम्मित होते हैं, यानी कि इनमें कोई निश्चित समानता नहीं है किसी को लेकर, किसी शारीरिक रचना को लेकर, है ना। जैसे हमारे पास था पहले द्विपार्श्वी लिखा हुआ है, द्विपार्श्व सम्मिति पाई जाती है, मतलब एक स्थायित्व है। लेकिन यहाँ स्थायित्व नहीं है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अरीय स्तर के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो द्विपार्श्वी भी होते हैं, द्विपार्श्वी है, बायलेटरल्स भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो द्विअरीय समानता रखते हैं। अब समझिए अरीय क्या होता है। अरीय ऐसे होता है कि जो कोई भी जीव होगा जिसमें अरीय विशेषता होगी, उसका जो केंद्रीय अक्ष होगा, केंद्रीय अक्ष से निकलने वाला कोई भी तल होता है, वहाँ से उस जीव के शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हमारा केंद्रीय अक्ष मान लेते हैं अपन, ये नाभि। अब यहाँ से अगर आप इसको काटोगे, इस वाले भाग को यहाँ से काटोगे, तो आधा भाग नीचे चला जाएगा और आधा ऊपर, तो दो बराबर हिस्सों में शरीर क्या हो जाएगा, कट जाएगा या बंट जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसी विशेषता वाले जीव क्या कहलाते हैं, अरीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अरीय विशेषता है उनकी। द्विपार्श्वी यही बताया मैंने, जिनका अधर तल और पृष्ठ तल दोनों समान हो, तो ये विशेषता इनमें पाई जाती है। द्विअरीय का मतलब क्या भैया, द्विअरीय का मतलब ऐसे जीव जंतु जिनको ऊपर से नीचे, जैसे कि ये ऊपर वाला भाग है और बाकी नीचे वाला भाग, ठीक है, तो ऊपर से नीचे की तरफ यदि अगर उनको बीच में से काटा जाए, कहाँ से, यहाँ से अगर काटा जाए,
तो लगभग ऊपर से नीचे की ओर उसे 2 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। अभी अरी को क्या करा था अपन ने, यहाँ से काटा था, तो ऊपर से नीचे ये वाला भाग अलग हो जाएगा ये, और यहाँ ऊपर से नीचे अगर देखेंगे आप लोग तो इधर वाला भाग अलग होगा और इधर वाला अलग होगा। जैसे कि मानव और कुत्ते जो होते हैं ये द्विअरीय में शामिल है, ठीक है ना, द्विअरीय उदाहरण है इसका, ठीक है। और उसके बाद में अरी की बात करो, देखो अरी किन में पाई जाती है विशेषता, सिलेंट्रेटा जगत जो है, संग सिलेंट्रेटा, स्पंज जगत जो होता है वो, और टिनोफोरा इनमें अरी विशेषताएं पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि इनको अगर यहाँ से काट दिया जाए, है ना, केंद्रीय अक्ष से, है ना, वहाँ से, तो ये 2 बराबर भागों में कट जाएंगे, ठीक है ना, ऊपर अलग और नीचे अलग। लेकिन मानव को क्या कहा गया है, मानव जैसा उदाहरण जो दिया गया है वो द्विअरीय है, ठीक है, ओके। फिर देखिएगा, अथवा ये क्या है, असम्मित है, मतलब एक निश्चित समानता इनमें नहीं होती है, ठीक है। अगला देखिए, यह एसिलोमेट्स प्राणी होते हैं, या तो एसिलोमेट्स होंगे या फिर स्यूडोसिलोमेट्स होंगे या फिर सिलोमेट्स जंतु है। यानी कि यहाँ पे भी कोई निश्चित समानता नहीं है, यहाँ पे भी कोई सम्मिति नहीं है। कुछ जीव ऐसे होंगे इसमें नॉन कार्डेटा में, कुछ जंतु ऐसे होंगे जिनमें देहगुहा नहीं पाई जाती है। एसिलोमेट्स, अभी सिलोमेट्स है ना, मतलब देहगुहा थी उनमें, यहाँ पर देहगुहा नहीं पाई जाती है। कुछ जीव ऐसे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो स्यूडोसिलोमेट्स के टाइप के होते हैं। स्यूडोसिलोमेट्स का मतलब क्या, स्यूडोसिलोमेट्स का मतलब ऐसा है कि जनरली इन जीवों के शरीर में कई सारे जीव होते हैं जिनके शरीर पर 3 स्तर पाए जाते हैं, 3 लेयर पाई जाती है ना शरीर पर। एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है मेजोडर्म और एक होती है एंडोडर्म। एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेजोडर्म, ये 3 स्तर पाए जाते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया स्यूडोसिलोमेट्स होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स यानी कि ऐसे जीव जिनमें जो हमारा मेसोडर्म वाली लेयर होती है वो नहीं पाई जाती है। बाकी 2 है, एक्टोडर्म भी है और एंडोडर्म भी है, एक्टो भी है और एंडो भी है, लेकिन मेसोडर्म का आवरण नहीं पाया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स कहलाते हैं, ओके। दूसरा सिलोमेट्स, मतलब देहगुहा पाई भी जाती है। कुछ ऐसे भी जीव इसमें शामिल है जिनमें देहगुहा पाई भी जाती है, ठीक है। चलिए आगे, इनमें जीवद्रव्य पाया जाता है। जीवद्रव्य का स्तर मतलब जीवद्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो इनमें पाया जाता है ना भाई, ये तो होगा क्योंकि जीवद्रव्य किसी भी जीव का जीवन का भौतिक आधार होता है, जीवन का भौतिक आधार होता है भाई। इसी में तो केंद्रक द्रव्य होता है, इसी के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, जीव द्रव्य तो होगा ही होगा, है ना। उसके बाद ऊतक भी पाए जाते हैं इनमें, ऊतक स्तर भी पाए जाते हैं, और साथ साथ अंग भी पाए जाएंगे। अगर कोई जीव है तो अंग तो होगा उसका, है ना। और कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें एक से अधिक अंग भी पाए जाते हैं, तो अंग का तंत्र भी पाया जाता है, अंग तंत्र भी पाया जाता है, ठीक है ना, स्तर पाया जाता है, ओके। आगे देखिए, इसमें खंडी भवन अनुपस्थित होता है। देखो सब जगह कहीं ना कहीं असमानता है। कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें खंडी भवन अनुपस्थित है, यानी कि शरीर जो है खंडों में नहीं बटा होता है, पूरा एक ही होता है, ठीक है। खंडी भवन का मतलब ही होता है शरीर खंडों में बटा होना, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, खंडी भवन अनुपस्थित, यानी कि शरीर बिल्कुल एक जैसा होगा पूरा का पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक कोई खंड अलग अलग उस शरीर में नहीं होंगे, है ना। तो और या वास्तविक खंडी भवन पाया जाएगा। फिर क्या बोला, वास्तविक खंडी भवन यानी कि क्या, ऊपर से भी खंडित होंगे कुछ जीव इसमें और अंदर से भी खंडित होंगे। वास्तविक खंडी भवन वाली स्थिति क्लियर है, दोनों स्तर पे खंडन, ऊपर से देखने में भी खंडित, अलग अलग, सिर अलग, वक्ष वाला भाग अलग, है ना, और पाँव वाला अलग। इस प्रकार से ऊपर से भी और अंदर के जो अंग होंगे वो भी अलग अलग होंगे सारे के सारे, वास्तविक खंडी भवन। और एक दिया है आपका क्या, अच्छा एक दिया है मिथ्या खंडी भवन। मिथ्या खंडी भवन मतलब क्या भैया, मिथ्या खंडी भवन का मतलब यह होता है कि खंडी भवन तो है, लेकिन एक ऐसा खंडी भवन जो शरीर के जो भाग होते हैं वो अलग अलग खंडों में होते हैं, जो अंग होते हैं शरीर के वो अलग अलग खंडों में होते हैं, और उनका एक दूसरे से सामंजस्य नहीं होता है। जैसे हमारे इसमें क्या था, सामंजस्य था, सारे अंग एक दूसरे को ब्लड सप्लाई करते हैं, ऐसा तमाम तरह की व्यवस्थाएं एक दूसरे को मुहैया करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर अंगों में सामंजस्य या समन्वय नहीं पाया जाता है। इसको बोलते हैं मिथ्या, मतलब एक तरह का झूठा खंडी भवन है, ठीक है ना। तो मिथ्या खंडी भवन पाया जाता है इनमें, क्लियर है। तीनों तरह का खंडी भवन अनुपस्थित होगा कुछ जीवों में, कुछ में वास्तविक खंडी भवन होंगे और कुछ में अनुपस्थित होगा, या फिर मिथ्या खंडी भवन पाया जाएगा, ओके। अगला देखते हैं, नोटोकार्ड अनुपस्थित होता है। नॉन कॉर्डेटा मतलब आरज्जु की, नोटोकार्ड नहीं होगा, पृष्ठरज्जु इनमें नहीं पाया जाएगा, ओके।
उसके बाद ग्रसनी गिल दरारें अनुपस्थित होगी, सांस लेने के लिए गिल की व्यवस्था इनमें नहीं होती है। ओके, गिल दरारें नहीं होती है। गुदा अनुपस्थित होता है, या तो अनुपस्थित गुदा होगा ही नहीं मल परित्याग के लिए, है ना, या फिर अंतिम खंड में पाया जाएगा, शरीर का जो अंतिम भाग होगा, अंतिम खंड टुकड़ा वहां पर पाया जाएगा, या तो होगा नहीं या फिर वहां पर पाया जाएगा अंतिम भाग में। ओके ओके। आहार नाल तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ में उपस्थित होती है। कहाँ होती है? आहार नाल तंत्रिका रज्जु जहाँ कहीं भी होगी बॉडी के अंदर उनकी, है ना, तो आहार नाल तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ वाला भाग, तो पृष्ठ मतलब पीछे वाले भाग में उपस्थित होती है, पीठ वाले भाग में, ठीक है। तो आहार नाल तंत्रिका रज्जु के पृष्ठ में उपस्थित होती है। आरबीसी अनुपस्थित होती है, या पूरी आरबीसी तो होती नहीं है इनमें, ठीक है ना। और यदि हीमोग्लोबिन पाया जाता है इनमें, तो वो कौन से वाले भाग में पाया जाता है? घुली हुई अवस्था में होता है, प्लाज्मा वाले भाग में, ठीक है। तो आरबीसी तो अनुपस्थित है। और वह यदि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, एचबी अगर पाया जाता है, जो प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। कहाँ घुला होता है? जो प्लाज्मा में घुला हुआ होता है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अगली विशेषता देख लेते हैं। यकृत निवाही का उपतंत्र उपस्थित होता है। कार्डेटा के अंदर क्या पाया जाता है? यकृत निवाही का उपतंत्र उपस्थित होता है। ये क्या होता है सर? अरे भाई, कार्डेटा संघ के जितने भी जंतु होते हैं उनमें एक विशेषता ये होती है कि उनका जो यकृत होता है उसमें एक निवाही का सिरा होती है। क्या होती है? निवाही का सिरा, यानी कि वेन। ओके, तो हमारा जो आहार नाल होता है ना, इस आहार नाल से, इसके विभिन्न भागों से, आहार नाल के विभिन्न भागों से रक्त यकृत निवाही का सिरा में डाला जाता है। कहाँ डाला जाता है? यकृत निवाही का सिरा में रक्त डाल दिया जाता है। आहार नाल के विभिन्न भागों से रक्त कहाँ डाल दिया जाता है? यकृत निवाही का सिरा में। फिर ये यकृत निवाही का सिरा जो होती है ना, ये यकृत में ले जाती है उस रक्त को। ओके, फिर वहाँ से निकलती है एक यकृत सिरा, ठीक है ना। कहाँ से? यकृत से। तो ये जो यकृत सिरा होती है ना, ये यकृत सिरा इस ब्लड को इन्फेरियर वेना कावा में डाल देती है। ओके, और फिर ये इन्फेरियर वेना कावा मतलब क्या? पश्च महासिरा। पश्च महासिरा जो अशुद्ध रक्त को लेकर आती है शरीर के निचले भागों से, ठीक है ना, वो इन्फेरियर वेना कावा या पश्च महासिरा, तो उसमें डाल देती है। कौन? यकृत शिरा। फिर वो जो आपका इन्फेरियर वेना कावा है वो नली लगी होती है कहाँ पे? आपके दाहिने आलिंद में, है ना। फिर दाहिने आलिंद से कहाँ जाएगा ब्लड? आपका दाहिने नीले में, अशुद्ध रक्त। फिर ये सीधा चला जाएगा कहाँ पे? फेफड़े में, ठीक है ना। और वहाँ पे जाके O2 से सम्मिश्रण होगा, इसका O2 मिलेगी इसमें, ठीक है। और फिर ये शुद्ध होगा, फिर ये लगातार एक क्रिया चलती रहेगी। तो बात समझ में आ गई? यकृत निवाही का तंत्र क्या होता है? एक ऐसा तंत्र, जीवों में पाए जाने वाला एक ऐसा तंत्र जिसमें यकृत निवाही का सिरा होती है, जिसमें आहार नाल से इकट्ठा करके रक्त डाला जाता है इस यकृत निवाही का शिरा में। फिर यह सिरा यकृत में ले जाकर इस ब्लड को छोड़ देती है। फिर वहाँ से एक सिरा आती है यकृत शिरा, जो कि उसे इन्फेरियर वेना कावा में ले जाती है रक्त को, ठीक है। फिर ये इन्फेरियर वेना कावा का रक्त जो है कहाँ पहुँच जाता है? दाहिने आलिंद में, हार्ट में, हृदय में, है ना। इसको बोलते हैं यकृत निवाही का तंत्र, ठीक है। चलिए, तो इनमें पाया जाता है, ठीक है, यकृत निवाही का उपतंत्र उपस्थित होता है। दूसरा, पृष्ठवाहिनी में रुधिर का प्रवाह आगे से पीछे की ओर होता है। पृष्ठवाहिनी, पीछे की जो ब्लड वाहिनियाँ होती है उनमें, है ना, पृष्ठवाहिनी में रुधिर का प्रवाह जो होता है, रुधिर का आना जाना जो होता है वो कहाँ से? आगे से पीछे की ओर होता है, आगे से पीछे की ओर होता है। हृदय परिवहन तंत्र बंद प्रकार का होता है। भैया आपने बंद प्रकार का ही है ना, ऐसा तो नहीं है कि ब्लड डायरेक्ट अंगों के संपर्क में है, नहीं है सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पास क्या होता है? वाहिनियाँ होती है, यानी कि उन वाहिनियों में, ब्लड वेसल्स में ब्लड का आदान प्रदान होता है, आना जाना होता है, डायरेक्ट अंगों के संपर्क में नहीं होता है ब्लड, ठीक है ना। तो क्या बोला उसने? इसलिए बोला कि बंद प्रकार का रुधिर परिसंचरण पाया जाता है ना। यदि नलियों में, यानी कि रुधिर वाहिनियों में होकर ब्लड जा रहा है तो उसको बोलते हैं बंद प्रकार का। और यदि डायरेक्ट अंगों के संपर्क में ब्लड होता है तो होता है खुले प्रकार का परिवहन तंत्र। ओके, तो हृदय परिवहन तंत्र कैसा होगा भाई? बंद प्रकार का होता है। हमारे अंदर भी बंद प्रकार का ही होता है, ठीक है। हृदय अधर में से होता है। हमारा देखो हृदय कहाँ है? शरीर के लगभग बीच में है क्या? नहीं है हृदय, हार्ट। ओके, तो हृदय कहाँ पाया जाता है? अधर में से होता है। ओके,
तंत्रिका रज्जु अधर में स्थित होती है, तंत्रिका रज्जु, नर्व रज्जु जो होती है वो अधर में मतलब बीच में स्थित होती है, वह खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली, मतलब मोटी, मतलब कह सकते हैं उसको क्या कह सकते हैं, ठोस नहीं होती है। कैसे नहीं हो सकती? ठोस। इसमें खोखली होती है, ठोस इनमें होती है। किन में? नॉन कॉर्डेटा में। तो क्लियर हो गया ये। चलो अब देखते हैं नॉन कॉर्डेटा। यकृत निवाहिका उपतंत्र अनुपस्थित होता है, वो व्यवस्था जो उसमें है वो यकृत निवाहिका तंत्र वाली व्यवस्था, उपतंत्र की व्यवस्था इसमें नहीं पाई जाती है। पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर प्रवाह, अब इसमें क्या होगा? पीछे से आगे की ओर रुधिर प्रवाह होता है इन जीवों में, है ना। तो पृष्ठ रुधिर वाहिनी में रुधिर प्रवाह पृष्ठ से अग्र दिशा में होता है। हृदय परिवहन तंत्र अनुपस्थित, या तो अनुपस्थित होता है, हृदय परिवहन तंत्र पाया ही नहीं जाता है, या फिर या तो कुछ जीवों में खुला प्रकार का पाया जाता है या कुछ जीवों में बंद प्रकार का पाया जाता है। ओके। हृदय पृष्ठ में उपस्थित होता है। हृदय कहाँ पे? पृष्ठ मतलब पीछे वाले भाग में उपस्थित होता है, पृष्ठ वाले भाग में, पीठ वाले भाग में उपस्थित होता है, ठीक है ना। और तंत्रिका रज्जु पृष्ठ में स्थित होती है। तंत्रिका रज्जु इनमें कहाँ पे? पृष्ठ में है ना, वही पीठ वाले भाग में, है ना। यानी दो भाग होते हैं, ध्यान दीजिए। एक पृष्ठ तल होता है और एक आधार तल होता है ना। तो आधार का मतलब जिधर वो टिका होता है इधर आगे की ओर से, है ना, और एक ही ऊपर वाला भाग, ठीक है। तो पृष्ठ वाले भाग में स्थित होता है तंत्रिका रज्जु, पृष्ठ में स्थित होती है, वह ठोस होती है। ये कैसी होती है? ठोस होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में कुछ असमानता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। बाय, सी यू, शब्बा खैर, गुड नाइट।